नेटवर्क सिक्योरिटी में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वायरस स्कैनर, स्निफिंग एंड स्पूफिंग, फिशिंग और डीएनएस स्पूफिंग। वायरस स्कैनर की क्या उपयोगिता होती है कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस लग गया है, उस वायरस को रिमूव करना है। उसके लिए क्या काम में आते हैं? वायरस स्कैनर्स काम में आते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम में आते हैं। जैसे कि आपका एंटीवायरस और नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकेफी है, क्विक हील एंटीवायरस है, ये सब एंटीवायरस स्कैनर्स हैं। अब वायरस स्कैनर्स की भी कुछ जनरेशन्स थी। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन स्कैनर्स काम में आते थे, वो सिंपल स्कैनर्स कहलाते थे। वो किसी वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके सिग्नेचर को चेक करते थे। ठीक है, एक वेरिएशन था जो इस प्रोग्राम का, वो किस पे वॉच रखता था? लेंथ ऑफ प्रोग्राम की लंबाई पे। अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब कोई एडिशनल कोड उसमें जुड़ा है, उसका साइज कुछ बढ़ जाएगा और उसकी मदद से वो आइडेंटिफाई करता था कि आपके सिस्टम पे वायरस अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके पश्चात सेकेंड जनरेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आए। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिग्नेचर पे बेस्ड नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक रूल्स को काम में लिखते हैं वायरस अटैक को चेक करने के लिए। इसमें मुख्य आइडिया यही होता है कि ऐसी कोड ब्लॉक को सर्च किया जाए जो कि वायरस से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये क्या करते थे प्रोग्राम कि कोई वायरस आपके सिस्टम में लगा हुआ है, तो क्या है, उस वायरस से जिस प्रोग्राम के साथ जुड़ा है उसकी इंक्रिप्शन, जो वायरस जुड़ा उसकी इंक्रिप्शन की को सर्च करते थे। ठीक है, उसे फाइंड करते थे, उसे डिक्रिप्ट करते थे और वायरस को हटाते थे और कोड को क्लीन करते थे। सेकेंड जनरेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर थर्ड जनरेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आए। ये मेमोरी रेजिडेंट होते थे। ठीक है, ये वायरस को उनकी एक्शन के आधार पे पकड़ते थे, ना कि उनकी संरचना के आधार पे। ठीक है, तो बहुत बड़ी डेटाबेस जो वायरस सिग्नेचर की इनको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इनका फोकस किस पर होता था? मुख्य रूप से स्मॉल नंबर ऑफ सस्पेक्टेड एक्शंस, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाना, कंप्यूटर चलते अचानक रीस्टार्ट हो जाना, इस तरह की एक्शंस पे ये वॉच रखते थे। ठीक, फोर्थ जनरेशन, ये एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होता है, इसमें कई सारी एंटीवायरस टेक्निक्स को मिला करके फोर्थ जनरेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाए गए। जैसे सिंपल स्कैनर भी थे, एक्टिविटी मॉनिटरिंग भी थी, सब इसमें कंबाइन करके फोर्थ जनरेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाए गए। ठीक है, ये एक्सेस कंट्रोल के फीचर भी इसमें इंक्लूड किए गए ताकि वायरस को, सिस्टम को इन्फेक्ट करने से रोका जा सके। नेक्स्ट है स्निफिंग एंड स्पूफिंग। इंटरनेट पे क्या होता है कि कंप्यूटर एक्सचेंज करते हैं मैसेज एक दूसरे से, स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डेटा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पैकेट के रूप में सूचना का आदान प्रदान करते हैं। पैकेट क्या होता है? डाक के लिफाफे की तरह होता है, जिसमें क्या चीज़ होती है? एक तो डेटा जो आपको सेंड करना है वो है, और एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन कि जिसको भेजना है उसका एड्रेस होता है। अटैकर क्या करता है? इन पैकेट्स को टारगेट करता है। जब ये सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाते हैं तो ये अटैकर क्या करता है? इन पैकेट्स को टारगेट करता है। ये अटैक दो तरह से होता है, एक तो होता है पैकेट स्निफिंग और एक होता है पैकेट स्पूफिंग। क्योंकि प्रोटोकॉल इस कम्युनिकेशन में कौन सा काम में आता है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस अटैक्स को आईपी स्निफिंग और आईपी स्पूफिंग भी कहा जाता है। पहले अपन लेते हैं पैकेट स्निफिंग। इसमें क्या होता है? पैकेट स्निफिंग एक पैसिव अटैक है। किसी ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन पे ये क्या है? पैसिव अटैक है। अटैकर सिंपली ऑब्जर्व करता है, जो पैकेट सेंडर से रिसीवर तक जाते हैं उसको बीच में ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इसको रोकने का एक तरीका यह है कि कोई अटैकर इस पर अटैक स्निफिंग नहीं कर पाए पैकेट्स पे, तो जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है सेंडर से रिसीवर तक, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये दो लेवल पे किया जा सकता है। पहला, डेटा जो ट्रैवल कर रहा है उसे इनकोड कर दिया जाए। ठीक है, और दूसरा तरीका है ट्रांसमिशन लिंक, जिस पे डेटा आपका जा रहा है उस ट्रांसमिशन लिंक को इनकोड कर दिया जाए। ठीक है, तो किसी पैकेट को पढ़ने के लिए क्या है कि अटैकर को ये ज़रूरत पड़ती है कि एक्सेस कर ले उसको। ठीक है, तो सिंपलेस्ट तरीका इसका क्या होता है कि किसी कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल किया जाए जिसके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है।
नॉर्मली ये क्या होता है, राउटर होते हैं। अटैकर अटैक करता है तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका अटैक करने का क्या होता है कि किसी कंप्यूटर पर कंट्रोल कर ले जिसके थ्रू ट्रैफिक पास हो रहा है, डेटा पास हो रहा है। ये नॉर्मली राउटर होते हैं, राउटर के थ्रू डेटा पास होता है। लेकिन हाँ, राउटर बहुत ही प्रोटेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, तो अटैकर उसको अटैक नहीं कर पाता। उसकी तुलना में वो क्या करता है अटैकर कि लेस प्रोटेक्टेड कंप्यूटर उसी पाथ पे कोई है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये आपके पैकेट स्निफिंग। दूसरा है आपका पैकेट स्पूफिंग। इस पैकेट स्पूफिंग अटैक में क्या होता है कि अटैकर फॉल्स सोर्स एड्रेस के साथ कोई पैकेट किसी को भेज देता है। जब ये होता है तो जिसको प्राप्त होते हैं रिसीवर को, वो क्या करता है उस पर रिप्लाई करता है वो, लेकिन उसका रिप्लाई किसके पास जाता है, नकली फोर्ज्ड एड्रेस के पास जाता है। उसको स्पूफ्ड एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पूफ्ड एड्रेस। अटैकर के पास नहीं जाएगा क्योंकि अटैकर ने तो क्या किया है, फॉल्स सोर्स एड्रेस के साथ अपना पैकेट भेज दिया। जब ये रिसीवर को मिलते हैं तो उसको रिप्लाई बैक करता है, लेकिन वो रिप्लाई बैक किसके पास जाता है, स्पूफ्ड एड्रेस के पास। तो इसमें 3 संभावनाएं बनती है कि अटैकर कैन इंटरसेप्ट द रिप्लाई। अगर अटैकर है डेस्टिनेशन और फोर्स्ड एड्रेस के बीच में कहीं है तो अटैकर रिप्लाई को देख सकता है और इसको यूज़ कर सकता है हाईजैकिंग अटैक्स के लिए, अटैक्स को हाईजैक करने के लिए। दूसरा है अटैकर नीड नॉट सी द रिप्लाई। अगर अटैकर का उद्देश्य केवल डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है तो अटैकर को उसके रिप्लाई की कोई ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। वो तो केवल उसको सेवाओं को डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक करना चाहता है। और तीसरा, द अटैकर डज नॉट रिप्लाई। मान लो कि अटैकर है वो नाराज है होस्ट के साथ, ठीक है, तो उसने क्या किया, किसी होस्ट का एड्रेस है उसको फोर्स्ड एड्रेस करके भेज दिया डेस्टिनेशन पे। अटैकर को कोई रिप्लाई नहीं चाहिए डेस्टिनेशन से, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि जिस वो होस्ट है जिसका कि उसने फोर्स्ड एड्रेस काम किया है उसको वो रिप्लाई मिले और वो उसको लेके कंफ्यूज होता रहे, ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये आपका हो गया पैकेट स्पूफिंग। नेक्स्ट आता है आपका फिशिंग। फिशिंग आज के ज़माने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अटैकर क्या करते हैं, इसमें नकली वेबसाइट बना लेते हैं, फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं जो दिखने में बिल्कुल कैसी होती है, असली वेबसाइट जैसी होती है। अटैकर क्या करता है, अटैकर खुद की वेबसाइट क्रिएट करता है। वो बिल्कुल दिखने में कैसी होती है, असली वेबसाइट की तरह होती है। जैसे कि अटैकर ने मान लो ICICI बैंक की वेबसाइट क्लोन कर ली, ठीक है। जो क्लोनिंग होती है वो इतनी समझदारी से की जाती है कि ह्यूमन आई से उनको असली साइट और इस नकली साइट के बीच में अंतर स्पष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या करता है अटैकर, बहुत सारी टेक्निकें काम में लेता है बैंक के कस्टमर को अटैक करने के लिए। जैसे कि वो क्या कर सकता है, अटैकर एक ईमेल भेज सकता है कस्टमर्स हैं जो बैंक के उनको, और कस्टमर को ये लगना चाहिए कि जो कि ईमेल है उसको कहाँ है, वो बैंक से ही आया है। कस्टमर को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो ईमेल है कहाँ से आया है, बैंक से आया है। इसको करने के लिए अटैकर क्या करता है, ईमेल सिस्टम जो है बैंक का है उसको एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, और इस तरह का मेल भेजता है जैसे कि वो बैंक की तरफ से आया है। इस ईमेल में वो कस्टमर को ये वार्निंग देता है कि किसी तरह का अटैक होने वाला है बैंक के कंप्यूटर सिस्टम पे, और बैंक चाहता है कि नए पासवर्ड और इशू करें सबको, कस्टमर को, या फिर वो ये भी कह सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग पिन को आप वेरीफाई करें। इसके लिए कस्टमर क्या करता है, इस उद्देश्य के लिए वो क्या करता है, एक URL देता है और कस्टमर को बोलता है इस URL पे आप क्लिक करके जाइए। अब कस्टमर को कुछ पता नहीं होता, एकदम जैसे वो उस URL पे क्लिक करता है वो अटैकर की साइट पर जाता है, ठीक है। वो बैंक की ओरिजिनल साइट नहीं, वो किस साइट पे आ गया, जो फेक वेबसाइट उसने क्रिएट की है उस वेबसाइट पे कस्टमर आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो कस्टमर को अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए बोला जाता है, जैसे पासवर्ड, पिन। अब कस्टमर क्या सोचता है कि यार ये तो ओरिजिनल साइट ही है, तो वो क्या है कि अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल देता है। अटैकर इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करता है, ठीक है, और उसको यूज़ करके बैंक की रियल साइट को एक्सेस करता है और फिर कोई भी ट्रांजैक्शन उस पर वो
कर सकता है। तो फिशिंग आज के तारीख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट आता है फार्मिंग और डीएनएस स्पूफिंग। फार्मिंग या इसको डीएनएस स्पूफिंग भी कहा जाता है। ये एक दूसरे तरह का अटैक है। इसको डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस पॉइजनिंग भी कहा जाता है आज की तारीख। अब इसको क्या बोला जाता है? फार्मिंग। जो डीएनएस होता है, अपन ने बोला है कि लोग है ना वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई किससे करते हैं? उसके नाम से, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल नेम्स होने चाहिए, जैसे www.yahoo.com, www.google.com। लेकिन कंप्यूटर क्या समझते हैं? आईपी एड्रेस। कंप्यूटर केवल क्या समझते हैं? आईपी एड्रेस, जैसे 112.14.24.1। तो इस एक स्पेशल सर्वर काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर। वो क्या मेंटेन रखता है? मैपिंग मेंटेन रखता है डोमेन नेम और आईपी एड्रेस के बीच में। क्योंकि कस्टमर तो क्या समझते हैं, पीपल्स तो क्या समझते हैं, उनको क्या प्रेफर करते हैं? मिनोमोनिक नेम्स। और लेकिन कंप्यूटर और राउटर क्या समझते हैं? केवल आईपी एड्रेस। तो इन दोनों के बीच में एक मैपिंग चाहिए। अपन कोई भी कंप्यूटर पे वेबसाइट टाइप करते हैं, खोलते हैं, तो अपन क्या टाइप करते हैं? उसका नाम yahoo.com। वो इन्फॉर्मेशन अपन ब्राउज़र में एंटर करते हैं तो वो किसके पास जाती है? डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर उसका इक्विवेलेंट क्या लौटाता है? आईपी एड्रेस लौटाता है, ठीक है। डीएनएस सर्वर दुनिया में कहीं पे भी लोकेट हो सकते हैं, ठीक है। डीएनएस स्पूफिंग अटैक किस तरह होता है ये मैं बताता हूँ अब आपको। जैसे कि कोई मर्चेंट है राज नाम का, उसका साइट का डोमेन नेम मान लो है www.raj.com और उसका आईपी एड्रेस है 100.10.10.20, ठीक है। तो जो डीएनएस एंट्री है राज की, वो कई सारे डीएनएस सर्वर में होगी। सारे डीएनएस सर्वर में किस तरह मेंटेन होगी? www.raj.com और उसका आईपी एड्रेस क्या है? 100.10.10.20। अब कोई अटैकर है, मानो कि श्याम है उसका नाम, उसने हैक किया और रिप्लेस कर दिया आईपी एड्रेस राज का, उसकी जगह किसका लिख दिया? अपना खुद का लिख दिया आईपी एड्रेस। मान लो वो आईपी एड्रेस है 100.20.20.20 डीएनएस सर्वर, ठीक है। किसके अंदर रिप्लेस कर दिया? डीएनएस सर्वर मेंटेन बाय द आईएसपी ऑफ ए यूज़र, ठीक है। आईएसपी जो मेंटेन कर रहा है डीएनएस सर्वर, उसमें कर दिया, ठीक है। मान लो अजय, ठीक है। अब डीएनएस सर्वर जो मेंटेन होगा आईएसपी ऑफ अजय, अब उसमें क्या एंट्री हो जाएगी? www.raj.com की जगह 100.20.20.20, ठीक है। अब अजय जब कम्युनिकेट करना चाहेगा राज की वेबसाइट से, तो उसका ब्राउज़र किसके लिए क्वेरी करेगा? डीएनएस सर्वर मेंटेन बाय हिज आईएसपी। राज के आईपी एड्रेस के लिए वो करना चाहेगा, प्रोवाइडिंग इट डोमेन नेम, ठीक है। raj.com उसने लिखा तो वो चाहेगा कि उसका आईपी एड्रेस किसका है? राज का है। लेकिन अजय को उसकी तुलना में किसका रिप्लेस्ड एड्रेस मिलेगा? श्याम का, जो 100.20.20.20 है। इसी तरह क्या है, कोई बिजनेसमैन है, उसके पास कोई ऑर्डर आते हैं, तो अगर उसकी एंट्री को चेंज कर दिया जाए, उसके आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया जाए, तो अगर एक दो बिजनेसमैन कंपटीटर हैं, तो उसके एक जगह बी का आईपी एड्रेस आ गया, तो ऑर्डर सारे ए वाले जो ऑर्डर आ रहे होंगे वो सारे के सारे किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे? बी की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। ये क्या कहलाता है? फार्मिंग और डीएनएस स्पूफिंग। ओके, थैंक्स।